जब रेसलिंग फैंस नई नई रेसलिंग देखनी शुरू करते हैं तो उनके दिमाग में यही क्वेश्चन रहता है कि आखिर इस चीज को एग्जीक्यूट कैसे करा जाता है, क्या रेसलिंग फेक होती है। और आज हम बात करने वाले हैं गाइस 10 ऐसी हार्डकोर मोमेंट्स के बारे में जिन्होंने प्रूव कर दिया कि आखिर रेसलिंग कितना रियल स्पोर्ट है। तो कौन सी ये मोमेंट्स हैं और कब हमें ये देखने को मिली थी, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका आज की हमारी इस टॉप 10 वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं हमारी पूरी प्लेलिस्ट रहती है चैनल के ऊपर टॉप 10 वीडियोस की, जिसमें 100 से भी ज्यादा वीडियोस हैं और बहुत सी नॉलेज आपको उनसे जानने को मिलेगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस टाइप के कंटेंट में, इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डेफिनेटली आप इसको जाके चेकआउट करें। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसी हार्डकोर मोमेंट्स की जिन्होंने प्रूव कर दिया कि भाई रेसलिंग कोई फेक स्पोर्ट नहीं बल्कि बहुत ज्यादा रियल भी हो सकता है। और मुझे पता है कि हम इतने सालों से रेसलिंग देख रहे हैं तो कई सारे ऐसी मोमेंट्स होंगी जो मैं वीडियो में नहीं मेंशन करूंगा, और उसके लिए आप लोग हैं यहाँ पे क्योंकि आप कमेंट्स में जाएंगे और अपनी टॉप हार्डकोर मोमेंट्स आपको बतानी है मुझे कमेंट में। और जो हमारा लाइक का गोल है गाइस वो 2000 का रहेगा हमेशा की तरह, तो फटाफट से स्मैश दैट लाइक बटन। नंबर 10 से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आता है शेन मैकमैन का वो जंप जो हमें रेसलमेनिया 32 में देखने को मिला था गाइस, फ्रॉम द टॉप ऑफ द हेल इन अ सेल। अब यहाँ पे बेसिकली शेन मैकमैन ऑब्वियसली रेसलिंग के लिए ऐसा नहीं जाने जाते कि वो टेक्निकली बहुत अच्छे हो या फिर उनके मूव्स काफी कमाल के हो, लेकिन WWE की उनकी हिस्ट्री रही है कि वो वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क टेकर्स हैं। यानी कि अगर एक बड़ी मोमेंट है और वहां पे शेन मैकमैन का कोई मैच है तो भाई कुछ ना कुछ ऐसा वो जरूर करेंगे जिससे फैंस जो है बिल्कुल शॉक हो जाएंगे। और रेसलमेनिया 32 में उनका मैच हुआ था अंडरटेकर के साथ और वो एक हेल इन अ सेल मैच था। तो उनका बहुत बड़ा रिटर्न हुआ था WWE में, कई सालों बाद इस मैच को सेटअप करा गया था। और यहाँ पे हमें देखने को मिला था कि अंडरटेकर अनाउंसर्स टेबल पर लेटे हुए हैं, शेन मैकमैन चढ़ जाते हैं हेल इन अ सेल के ऊपर और होली शिट वो यहाँ से कूदते हैं एक एल्बो ड्रॉप और अंडरटेकर रास्ते से हट जाते हैं। और ये एक ऐसी मोमेंट थी जो कि एक्सपेक्टेड थी कि शायद रेसलमेनिया में देखने को मिलेगी, लेकिन भाई ये क्लियरली दिखाता है कि अगर कोई बंदा इतनी ऊंची हाइट से कूदता है, भले किसी भी चीज़ के ऊपर कूदे, तो वो एक रिस्की चीज़ है। क्योंकि अगर आपकी लैंडिंग गलत हो जाती है तो आपको ऐसी इंजरी हो गई जो कि किसी भी सुपरस्टार का पूरा करियर खत्म कर सकती है। और यहाँ पे हम बिल्कुल नहीं कह सकते, जबकि ये मोमेंट स्क्रिप्टेड थी कि मैच के अंदर ऐसा होने वाला है, लेकिन शेन मैकमैन को गाइस एक करियर एंडिंग इंजरी भी हो सकती थी। और डेफिनेटली मुझे ये बात पता है कि उस समय भी उनको काफी चोट लगी थी ये मूव करने के बाद। हम नंबर 9 की बात कर लेते हैं। तो ये है समय समर स्लैम 2016 का, जब रैंडी ऑर्टन और ब्रॉक लेसनर का मैच हमें देखने को मिला था। ये WWE चैंपियनशिप का मैच था इस पेपर व्यू के मेन इवेंट में, और ऑब्वियसली इससे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बड़ी लगाई गई थी। बहुत ही बड़ा मैच था क्योंकि रैंडी ऑर्टन और ब्रॉक लेसनर जो हैं वो वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स हैं दोनों WWE के। और गाइस इस मैच की एंडिंग में हमें देखने को मिलता है कि ब्रॉक लेसनर रैंडी ऑर्टन को अपने ग्लव्स उतार के बुरे तरीके से मारते हैं, अपनी एल्बोज जो हैं वो सीधा ऑर्टन के सर के ऊपर मारते हैं और उनका खून निकाल के बुरा हाल कर देते हैं। अब ये बात जबकि सबको पता है कि ब्रॉक लेसनर MMA में भी जा चुके हैं, वो UFC के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रह चुके हैं, लेकिन WWE में उनको ऑब्वियसली वो सारी चीजें करनी अलाउड नहीं है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं एक ऐसी जनरेशन में जब ब्लेडिंग एब्सोल्युटली बैंड है WWE के अंदर, वैसा खून आखिर रैंडी ऑर्टन का कैसे निकल गया? और वो बिल्कुल ब्लीडिंग नहीं थी, वहां पे एक थोड़ा फेज ओपन करा गया था। इसका मतलब ये है कि ब्रॉक लेसनर को अलाउ करा गया था वो करने के लिए। और गाइस वो बिल्कुल रियल चीज थी जिस तरीके से उन्होंने रैंडी ऑर्टन को मारा। और आप सोच सकते हैं कि ऑर्टन को कितनी चोट सच में लगी होगी उस चीज को जो उन्होंने सहा वहां पे। और ये मैच जो है गाइस बिल्कुल इस टाइप से एंड हुआ था कि लोग कंफ्यूज रह गए होंगे जो नए नए रेसलिंग देखते हैं कि भाई क्या ये रियल था, क्या ये स्क्रिप्टेड था, खून कहां से आया। इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। नंबर 8 की हम बात करते हैं। तो ये था गाइस असाइलम मैच बिटवीन डीन एम्ब्रोस एंड क्रिस जेरिको एट एक्सट्रीम रूल्स 2016। अब ये जो स्टिपुलेशन है असाइलम मैच की, ये बहुत रेयर मानी जाती है क्योंकि एक ही बार WWE ने ऐसा मैच करा है। और ये एम्ब्रोस और जेरिको की फ्यूड काफी लंबी चल रही थी और उस पॉइंट पे जो मैच था, केज पे बेसिकली अलग अलग टाइप के वेपन्स लटक रहे थे जो कि ये लोग यूज कर सकते थे मैच के अंदर। और गाइज ये मैच जबकि बहुत ऐसे स्टार्ट हुआ था, लोगों को लग रहा था यार क्या ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं, लेकिन जब ये मैच खत्म हुआ तो बिल्कुल लोगों का ओपिनियन चेंज हो गया था क्योंकि ये असाइलम मैच गाइज वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल मैचेस था जो कि हमने रिसेंट हिस्ट्री में देखा है WWE की। मतलब एम्ब्रोस और जेरिको ने बिल्कुल अपनी बॉडी यहाँ पे ऑन द लाइन डाल दिया और उन्होंने ये कहा कि भाई हम सेफ नहीं खेलने वाले आज के इस मैच में और हम जितने अलग अलग अनोखे टाइप के वेपन्स हैं वो हम यूज करेंगे। और डेफिनेटली ये प्रूव करता है कि अगर सुपरस्टार्स इतना ज्यादा रिस्क ले रहे हैं और अगर सब कुछ
फेक ही होता तो वो हमको क्लियरली पता लग जाता, लेकिन इतना ब्रूटल मैच और उनकी चोटें देखते हुए हमको ये बात क्लियर होती है कि यहाँ पे भी गाइस ये बिल्कुल एक रियल मैच था। नंबर 7 की अब हम बात करते हैं तो यहाँ पे गाइस मैच आता है ब्रॉक लेसनर और कर्ट एंगल का, जो कि रेसलमेनिया 19 में हमें देखने को मिला था। और साल 2003 में ये एक ऐसा पॉइंट था जब दो रेसलर्स मेन इवेंट कर रहे थे रेसलमेनिया को, जो कि रेसलिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जो कि प्रोफेशनली मतलब मेडल्स वगैरह जीत चुके हैं रेसलिंग स्पोर्ट में। और यहाँ पे अब प्रो रेसलिंग के अंदर यानी कि WWE में उनको डिलीवर करना था। और इस मैच में हमें देखने को मिलता है कि ब्रॉक लेसनर अपना रेयर मूव परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं कर्ट एंगल पे, और वो थी एक शूटिंग स्टार प्रेस। अब हम ये बात जानते हैं कि WWE अपने सुपरस्टार्स को बहुत अच्छे से ट्रेन करती है ताकि वो सारे मूव सेफली परफॉर्म कर सकें, और सुपरस्टार्स भी इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, लेकिन गलतियां हर जगह होती हैं और ये उनमें से एक गलती थी। तो ब्रॉक लेसनर अपना शूटिंग स्टार प्रेस लगाने जाते हैं, जो कि एक रेयर मूव था उस समय और वो बहुत कम उसको यूज़ करा करते थे, और ये उन्होंने बिल्कुल मैसअप कर दिया। यानी कि कर्ट एंगल के ऊपर उनको लैंड होना था, लेकिन वो उनसे जस्ट पीछे लैंड हो गए और सीधा जो उनकी गर्दन है वो रिंग से जाके टकराती है। अब बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि भाई रिंग तो सॉफ्ट सी होती है, उस पर कोई गिरेगा तो क्या होगा, लेकिन अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर जब गिरे तो उनकी नेक उस समय पे बिल्कुल जाम हो गई थी। मतलब हम कह सकते हैं कि उनको अपनी गर्दन इधर उधर हिलाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, और पहले ही माना जा रहा था कि शायद उनकी नेक टूट चुकी है पूरे तरीके से और उनको एक मेजर इंजरी हो गई है, लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा केस नहीं था। लेकिन तब भी ये बहुत डेंजरस चीज़ थी जो उस समय एग्जीक्यूट नहीं करी जानी चाहिए थी। और गाइज ये भी फिर से दिखाता है कि रेसलिंग के अंदर रिस्क जो हैं वो इतने रियल हैं कि हम इस स्पोर्ट को बिल्कुल फेक नहीं कह सकते। नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं तो ये थी वो मोमेंट जब कर्ट एंगल ने शेन मैकमैन को ग्लास के थ्रू सुप्लेक्स दी, और ये है बात किंग ऑफ द रिंग 2001 की। तो उनका मैच हो रहा था शेन मैकमैन के साथ, ये एक स्ट्रीट फाइट मैच थी गाइस किंग ऑफ द रिंग पेपर व्यू के अंदर, और इसकी जबकि स्टिपुलेशन स्ट्रीट फाइट थी उसके हिसाब से तो भाई ये मैच बहुत ही ज़्यादा वायलेंट था। मतलब आउटसाइड द रिंग ये लड़ रहे थे मोस्ट ऑफ द टाइम, और कई सारे डेंजरस वेपन्स का इन्होंने इस्तेमाल करा, लेकिन अपने इस नॉर्मल मैच से वो नेक्स्ट लेवल पे चले गए जब कर्ट एंगल ने सुप्लेक्स करा शेन मैकमैन को थ्रू अ ग्लास सेट, जो कि एंट्रेंस रैम्प के पास रखा गया था। और जबकि ये ग्लास पहले अटेम्प्ट में नहीं टूटा था, जब दूसरी बार उन्होंने अपनी सुप्लेक्स लगाई तो वो ग्लास टूट गया, और लोग उस समय सोच रहे थे कि आखिर ये कैसे शेन मैकमैन कर सकते हैं। और एक बार फिर से हम उनकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी की बात करते हैं कि भाई कांच के थ्रू ऐसे गिरना बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है, और आई डोंट थिंक कि अगर इस स्पोर्ट को कोई फेक मानता है तो भाई तुम ग्लास भी फेक बनाओगे, और WWE उस पर मेहनत करेगी, क्योंकि हमको क्लियरली दिखता है कि उनको दर्द हो रहा है, और वो चीज़ यहाँ पे भी नोटिसेबल थी। नंबर 5 की हम बात करते हैं तो ये है बात AEW फुल गियर 2019 की, जब जॉन मॉक्सली ने केनी ओमेगा को एक स्पाइडर वेब में फेंक दिया था, जो कि बार्ब्ड वायर का बना हुआ था। अब हम जानते हैं कि इस मैच को काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज करा था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस और ब्रूटल मैच था, और यहाँ पे हमने देखा था कि रिंग को एक्सपोज करके बोर्ड्स के ऊपर ये वो लगा रहे थे फ्रॉग स्प्लैश। और इसके अलावा जो सबसे ब्रूटल मोमेंट थी इस मैच की, बेसिकली एक बेड बना रखा था पूरा, और वो बार्ब्ड वायर का स्पाइडर वेब था, और उसके अंदर जब केनी ओमेगा को उन्होंने फेंका मॉक्सली ने, तो भाई बिल्कुल हमें क्लियरली दिख रहा था, इतना ग्रोस था वो कि केनी ओमेगा से हर तरफ जो है वो बार्ब वायर चिपकी हुई है, खून खून निकली जा रहा है उनकी बॉडी से। और ये ऑल ओवर द इंटरनेट बात करी गई थी इस मैच की, लगभग 40 मिनट तक ये चला था, और क्लियरली ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल बनता है कि रेसलिंग को कितने हार्डकोर लेवल तक ले जाया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो लोग अगर उसे फेक कह भी रहे हैं तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें दिखता है कि कितने समय तक उसके बाद केनी ओमेगा ढंग से रेसलिंग नहीं कर पाए थे, और वो मैच उनके लिए कितना मुश्किल भी था। नंबर 4 की हम बात करते हैं गाइस, तो ये है बात रेसलमेनिया 22 की, जब एज ने मिक फोली को स्पीयर करा था थ्रू अ टेबल ऑफ फायर। जी हाँ, आपने मेरे को बिल्कुल सही सुना, और यहाँ पे हम किसी ऐसे वैसे सुपरस्टार की नहीं बल्कि मिक फोली की बात कर रहे हैं, जिनको हार्डकोर लेजेंड बुलाया जाता है। शायद ही कोई ऐसा सुपरस्टार है जिन्होंने इनसे ज़्यादा रिस्क लिए अपने करियर में, और अपनी बॉडी को पता नहीं भाई इन्होंने कहाँ कहाँ पे फेंका है। मतलब इतने ज़्यादा इनको दिक्कत आ रही थी कि एक पॉइंट के बाद इनके लिए स्पोर्ट बना नहीं था, इनको रिटायर होना पड़ा था। और रेसलमेनिया 22 में इनका जो एज के साथ मैच था गाइज, वन ऑफ द बेस्ट मैचेस था उनके पूरे करियर का। और यहाँ पे बार्ब्ड वायर जो थी उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था पूरे मैच में, और दोनों बंदों का जो है वो खून ही खून निकला जा रहा था। और ये मैच एंड होता है जब एज एक टेबल के ऊपर आग लगाते हैं और उसी टेबल के थ्रू मिक फोली को स्पीयर मारते हैं।
और मैं तो यही बात बोलूँगा कि भाई ऐसे अगर मुझे कोई फेक चीज़ करनी भी हो तो आग सबसे लास्ट चीज़ होगी, लिस्ट में भी नहीं होगी जिसके साथ मैं पंगा लेना चाहूँगा। और क्लियरली यहाँ पे भी एक बार फिर से रेसलिंग फैंस को रियलाइज़ हुआ कि भाई ये जो बंदे कर रहे हैं वो बिल्कुल फेक नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली रियल। उसके बाद गाइज हम आते हैं नंबर 3 के ऊपर, जो है शेन मैकमैन्स लीप ऑफ फेथ, जो कि था समर स्लैम 2000 के अंदर। अब हमने ऑलरेडी बात करी कि भले ही शेन मैकमैन रेसलिंग मैचेस देने में उतने कमाल ना हो, लेकिन मोमेंट्स देने में वन ऑफ द बेस्ट वो सुपरस्टार्स हैं। और यहाँ पे उनका एक हार्डकोर मैच हुआ था अगेंस्ट स्टीव ब्लैकमैन, और हमें इस मैच में देखने को मिलता है कि ब्लैकमैन से भागते भागते शेन एक बहुत ही बड़े स्टील स्ट्रक्चर को क्लाइम करना शुरू कर देते हैं और ब्लैकमैन उनको चेस कर रहे थे। और अबाउट 50 फीट की हाइट पे आराम से शेन मैकमैन खड़े होंगे और ब्लैकमैन उनको पीछे से कैंडो स्टिक से अटैक कर रहे हैं। और पहले तो शेन उसको एक हाथ से पकड़ के किसी तरीके से वहाँ पे रुके हुए थे, लेकिन एट द एंड शेन वहाँ पे हैंग नहीं कर पाए और वो गाइज 50 फीट से नीचे गिर गए। और लोग जो है वो पागल हो गए थे उस समय पे कि आखिर ये हुआ क्या, क्या स्क्रिप्टेड था, क्या शेन मैकमैन गलती से गिर गए, क्या हुआ, आखिर किसी को कुछ समझ नहीं आया। और बिल्कुल ही मतलब ये विश्वास नहीं हो रहा था जब पता लगा कि शेन मैकमैन सेफ है, क्योंकि इतनी ऊपर से गिरना, फिर से मैं कह रहा हूँ, आप किसी भी चीज़ के ऊपर गिरो भाई चोट लग सकती है, और अगर चोट लगती है इतनी ऊपर से गिर के तो बंदे का बचना बहुत मुश्किल होता है। एंड दिस वाज एब्सोल्युटली वेरी स्केरी। नंबर 2 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आता है डस्टिन रोड्स वर्सेस कोडी रोड्स एट AEW डबल और नथिंग 2019, जो कि फर्स्ट एवर इवेंट था गाइज AEW के लिए। और उस समय कंपनी एक बहुत बड़ा इंप्रेशन बनाना चाहती थी और कोडी और डस्टिन भाई स्टोरी लाइन ऑलरेडी बहुत ज्यादा कमाल थी। और ये पूरे शो पे ये मैच एक तरफ था और बाकी सारे दूसरी तरफ थे, क्योंकि इसने इतना ज्यादा इंप्रेस करा कि किसी ने सोचा भी नहीं था। और साथ के साथ ये बहुत ज्यादा स्केरी भी था, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैच के डस्टिन रोड्स का खून निकलना शुरू हो जाता है और कोडी भी उसके बाद बस्टेड ओपन हो जाते हैं। और ये फिर ऐसे लड़ रहे थे पूरे मैच में, इतनी हार्ड हिटिंग रेसलिंग इन्होंने करी थी कि भाई उसको देख के आप नहीं कह सकता है, कोई भी नहीं कह सकता है कि भाई ये देख लो ये फेक है रेसलिंग, इस स्पोर्ट को मैं नहीं देखना चाहूंगा। डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है और इस मैच को आप लोग भी मुझे लगता है बहुत अच्छे से याद करते हैं। और फाइनली गाइज नंबर 1 पे आता है अंडरटेकर और मैनकाइंड का मैच एट किंग ऑफ द रिंग 1998। एक ऐसी मोमेंट जो कि शायद कभी कोई नहीं भुला सकता, जब पहली बार हमने जो है रिस्क को बिल्कुल 100 लेवल के ऊपर देखा था। अब यहाँ पे मैच था और ऑब्वियसली अंडरटेकर की फेवरेट स्टिपुलेशन हमेशा हेल इन अ सेल रही है। वो एक ऐसा मैच है जहाँ पे वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि मिक फोली, हु इज द हार्डकोर लेजेंड जिनके बारे में अभी बात कर रहे थे, अंडरटेकर उनको हेल इन अ सेल के ऊपर से फेंकते हैं थ्रू दी अनाउंसर्स टेबल। और उस समय जब मिक फोली नीचे गिरे थे तो भाई ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये बंदा हिल रहा है, और ऐसा लग रहा था हो गया आज तो काम, और हो सकता है कि इसके बाद यहाँ पे उनको बाहर लेके जाना पड़े सीधा हॉस्पिटल। लेकिन तब भी कुछ ना कुछ करके मिक फोली ने इस मैच को कंटिन्यू करा, इस मैच को रीस्टार्ट भी करा जाता है यहाँ पे। और उसके बाद ये बंदे एक बार फिर से जाते हैं हेल इन अ सेल के ऊपर, और इस बार अंडरटेकर हेल इन अ सेल के बीच में से जो है वो मिक फोली को नीचे फेंकते हैं सीधा रिंग में। एक और बहुत ही ज्यादा मेजर फॉल, और मिक फोली गाइज उस समय बिल्कुल जो है वो आउट हो गए थे, मतलब उनको कुछ नहीं पता था, वो बिल्कुल बेहोश पड़े हुए थे रिंग के अंदर। और क्लियरली ये हमें बताता है कि जबकि WWE अब ऐसी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रेयरली करती है, लेकिन रेसलिंग गाइज एक रियल स्पोर्ट है और जो रिस्क फैक्टर होता है इसके अंदर इट्स वेरी हाई। और बाकी सारे स्पोर्ट्स से हम अगर इसको कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा इंजरीज WWE के अंदर भी हमें देखने को मिलती हैं। तो अगर आप इस स्पोर्ट को फेक बोलते हैं तो एक बार फिर से आपको सोच लेना चाहिए, क्योंकि 10 ऐसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं और मुझे पता है सिर्फ 10 नहीं बल्कि ऐसे और बहुत से एग्जाम्पल हैं, और आप लोग वो मुझे कॉमेंट्स में बताएं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें और वीडियोस के लिए बने रहें। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।